हेलो पीपल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी आपकी दुआ से बहुत ज़बरदस्त हूँ। तो अभी तक हमने 2 चैप्टर खत्म कर दिए, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3, टाइप्स ऑफ कंपनीज़ एंड एमओए एंड एओए। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 4। क्या नाम है चैप्टर 4 का? शेयर्स एंड शेयर कैपिटल। क्या नाम है चैप्टर का? शेयर्स एंड शेयर कैपिटल है। आप ये समझ लीजिए कि आपके सिलेबस का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बिल्कुल मुमकिन है कि कम से कम इसमें से 20 मार्क्स का भी आ जाए। अप टू 20 मार्क्स तक का आईसीएसआई इसमें से पूछ लेता है अगर मूड में है तो। तो बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, चैप्टर है, बहुत ज़्यादा ईज़ी चैप्टर है और बहुत ज़्यादा आपके लिए स्कोरिंग चैप्टर है ये, एकदम ज़बरदस्त। और जैसा मैंने बताया कम से कम अप टू 20 मार्क्स, यानी कम से कम समझ लो 10 से 20 मार्क्स के बीच में पूछेगा आईसीएसआई आपसे। और अगर मूड में है तो 20 मार्क्स तक का पूछ लेगा। तो 20 मार्क्स तक का इस चैप्टर में से आ सकता है। यानी 20% ऑफ द पेपर हो सकता है कि आपका इस चैप्टर में से हो। ये चैप्टर में से बहुत ज़्यादा आईसीएसआई आपको क्वेश्चंस पूछता है एग्जाम में। तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस चैप्टर को अपन पढ़ेंगे। फुल बेयर एक्ट का एनालिसिस करेंगे और ऐसे नोट्स बनवाऊँगा कि आपको मॉड्यूल खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बराबर है? तो अब चैप्टर को आगे हम शुरू करें, उससे पहले जैसी मेरी आदत है, माहौल बनाएँगे पहले। पहले माहौल बनाएँगे चैप्टर 4 पढ़ने का, ताकि आप चैप्टर 4 को अच्छे से पढ़ पाएँ। उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स अपन पढ़ेंगे, ठीक है? आइए, कॉन्सेप्ट। अब आप मेरे को बताइए, एक कंपनी है, बराबर? कंपनी है। कंपनी क्या करती है? 2 मिनट। कंपनी को क्या करना रहता है? बिज़नेस। क्या करना रहता है? बिज़नेस। अच्छा, बिज़नेस करने के लिए कंपनी को किस चीज़ की ज़रूरत है? सबसे पहले, सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? पैसा। किस चीज़ की ज़रूरत है? पैसा। तो कंपनी टू डू बिज़नेस नीड्स फंड्स। बराबर? सही बोल रहा हूँ मैं? कंपनी क्या करती है? बिज़नेस करती है और उस बिज़नेस करने के लिए कंपनी को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। क्या चाहिए? पैसा चाहिए। अब आप मेरे को बताइए ये जो पैसा चाहिए कंपनी को, ये जो कंपनी को पैसा चाहिए, ये पैसा कंपनी कहाँ से अरेंज करेगी? अरेंज कहाँ से करेगी? ये जो पैसा कंपनी को चाहिए टू डू द बिज़नेस, फ्रॉम वेयर कंपनी विल अरेंज दीज़ फंड्स? कहाँ से करेगी? तो इसको अरेंज करने के कंपनी के पास 2 ऑप्शंस हैं। 2 ज़रिए हैं, जहाँ से ये अरेंज कर पाएगी। पहला, कंपनी इस फंड को इंडिया से अरेंज कर सकती है। दूसरा, कंपनी इस फंड को आउटसाइड इंडिया से अरेंज कर सकती है। कर सकती है? वो इंडिया से भी ये फंड्स अरेंज कर सकती है, वो आउटसाइड इंडिया से भी इस फंड्स को अरेंज कर सकती है। तो वो जब इंडिया से इस फंड्स को अरेंज करेगी, इंडिया से इस फंड्स को जब वो अरेंज करेगी, तो उसके पास इंडिया से इस फंड को अरेंज करने के कितने ऑप्शंस हैं? 3 ऑप्शंस हैं। वो 3 ऑप्शंस में ये फंड्स को अरेंज कर पाएगी। पहला ऑप्शन, बाय इश्यूइंग शेयर्स। दूसरा ऑप्शन, 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट। हुँ, बहुत पसीना आता है। दूसरा ऑप्शन क्या है? बाय इश्यूइंग डिबेंचर्स। तीसरा ऑप्शन क्या है? बाय टेकिंग लोन। 3 तरीके से कंपनी इस फंड्स को इंडिया से अरेंज कर सकती है। बाय इश्यूइंग शेयर्स, या तो वो अपने शेयर्स को इश्यू करके पैसा रेज़ करेगी। बाय इश्यूइंग डिबेंचर्स, या तो वो अपने डिबेंचर्स को इश्यू करके पैसा रेज़ करेगी। और बाय टेकिंग लोन, या तो वो बैंक से जाके लोन ले लेगी। बराबर? अच्छा, अब वो आउटसाइड इंडिया से जब पैसा रेज़ करने जाएगी, ये फंड को जब अरेंज करने जाएगी आउटसाइड इंडिया से, तो उसके पास आउटसाइड इंडिया से भी फंड अरेंज करने के कितने ऑप्शंस हैं? 3 ऑप्शंस। पहला,
बाय इशूइंग शेयर्स। दूसरा, बाय इशूइंग डिबेंचर्स। तीसरा, बाय टेकिंग लोन्स। क्या करेगी? जब वो आउटसाइड इंडिया से भी मनी रेज करने का अगर सोच रही है, तो उसके पास तीन ऑप्शन है, या तो वो शेयर इशू करके पैसा रेज कर ले, या तो वो डिवेंचर्स को इशू करके पैसा रेज कर ले, या तो वो क्या कर ले, लोन ले ले बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। अब हम क्या बात करने वाले यहाँ पर इसकी, कि ये जो कंपनी को फंड चाहिए और ये कंपनी जो फंड्स रेज अरेंज करेगी बाय इशूइंग शेयर्स। बाय इशूइंग शेयर जब वो फंड रेज करती है, तो उस फंड को क्या बोला जाता है, जो उसने रेज किया, उसको बोला जाता है शेयर कैपिटल। जो पैसा उसने शेयर्स को इशू करके रेज किया कंपनी के लिए, कंपनी को चलाने के लिए, उस पैसे को क्या बोला जाता है, शेयर कैपिटल। और ये हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ये है हमारा पूरा चैप्टर, चैप्टर 4। बाय इशूइंग डिबेंचर, ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर 5 में या 6 में। बाय टेकिंग लोन, ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे कंपनी लोन लेती है वगैरह वगैरह। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, बाय इशूइंग शेयर, जो कंपनी फंड रेज करती है उसको कहते हैं शेयर कैपिटल। तो शेयर्स एंड शेयर कैपिटल के रिलेटेड सारी चीजें इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा सा आपको चीजें और बता दूं मैं। जब मैंने आपको बताया, अगर कंपनी को आउटसाइड इंडिया से पैसा रेज करना है, तो भी उसके पास तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, बाय इशूइंग शेयर्स। तो जब कंपनी आउटसाइड इंडिया शेयर इशू कर दे, तो उसको क्या बोला जाएगा, यही शेयर कैपिटल, या आप शेयर इशू कर रहे हैं ऐसा बोला जाएगा? नहीं, तब उसको क्या बोलते हैं, देन इट इज कॉल्ड एडीआर एंड जीडीआर। एडीआर मतलब होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। क्या होता है एडीआर का मतलब, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। और जीडीआर का मतलब क्या होता है, जीडीआर का मतलब होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। क्या बोलते हैं इसको, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। क्या होता है, कैसे होता है, ये आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको डिटेल में आएगा, तब मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन जब आप आउटसाइड इंडिया इक्विटी शेयर इशू करके जब पैसा रेज करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, या तो एडीआर या तो जीडीआर। जब आप आउटसाइड इंडिया डिबेंचर इशू करके पैसा रेज करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है एफ सी सी बी। फुल फॉर्म, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। क्या बोला जाता है उसको, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। मतलब आप जो डिबेंचर वहां पे इशू करते हो, जिससे आप पैसा रेज कर रहे हो, उसको क्या बोला जाता है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। और जब जब आप आउटसाइड इंडिया से लोन लेते हो, तो उसको क्या बोला जाता है, ई सी बी। फुल फॉर्म, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। ये वो टर्म्स के नाम है जो मैंने आपको बताया, कि जब आप आउटसाइड इंडिया शेयर इशू करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एडीआर या जीडीआर। डिबेंचर इशू करते हैं तो उसको बोलते हैं एफसीसीबी। और जब लोन लेते हैं उसको बोलते हैं ईसीबी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में हमको पढ़ना है ये, बाय इशूइंग शेयर्स, शेयर्स कैसे इशू करते हैं, क्या क्या उसके कंप्लायंस है, उसको शेयर कैपिटल बोला जाता है, उसके क्या क्या कंप्लायंस है, वगैरह वगैरह वगैरह। एवरीथिंग अबाउट शेयर्स एंड शेयर कैपिटल हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। समझ में आया? नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। शुरू करेंगे चैप्टर को, बराबर। चलो चैप्टर को शुरू करेंगे, तो मेरा आपसे पहला सवाल, व्हाट इज शेयर। आप सी एस डबल टी पढ़ के आए हैं, आप 11th 12th भी पढ़ के आए हैं, और आपने ये सब वहां पे पढ़ा है। देखो, मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि जैसे आप पहली बार ही पढ़ रहे हैं, आपने आज तक पढ़ा ही नहीं है। लेकिन मुझे मालूम तो है कि आप कुछ ना कुछ तो पढ़ के आए हैं। तो आप मेरे को बताइए, व्हाट इज शेयर, क्या पढ़ा है आपने, यूट्यूब के कमेंट में बता दीजिए। लाइव चैट चल रही है तो उसमें बता दीजिए। लेकिन कोई रिकॉर्डेड देख रहा है, आप कमेंट में बताइए व्हाट इज शेयर। शेयर क्या है, आपको कितना पता है, आप क्या समझते हैं शेयर के बारे में, आप फटाफट से कमेंट में लिखिए व्हाट इज शेयर।
जो भी पढ़ का है, कोई अगर एडवांस बच्चा भी है जिसने अभी पढ़ा है, मॉड्यूल से पढ़ा है और उसको मालूम है कि सर शेयर का ये वगैरह वगैरह डेफिनेशन है, जो लिखना है आप बताइए कि शेयर, व्हाट इज शेयर, मैं तो बताने वाला हूँ। तो पहले तो समझ ले इसका सेक्शन है, सेक्शन 2 क्लोज 84। क्या है शेयर्स की डेफिनेशन का सेक्शन? सेक्शन 2 क्लोज 84। डायरेक्ट लैंग्वेज में लिखता हूं जो लॉ मेकर ने लिखा है। लॉ मेकर ने क्या लिखा है? लॉ मेकर ने लिखा है शेयर मीन्स अ शेयर। क्या लिखा है? शेयर मीन्स अ शेयर। मैंने लॉ मेकर को बोला भाई रात में मत बना, तो रात में तो कोई लॉ मत बना, तू कल सुबह बना। बोले ऐसा करूं? मैंने हाँ सुबह बना। सुबह तो लो बनाना, अभी तो रात में एक तो मूड में रहता है, उल्टा पुल्टा लिखता है। सुबह बनाना तू, सुबह तो जो बनाएगा वो हम मानेंगे, रात में लो मत बना। बोले ठीक है चलो भाई सुबह बनाऊंगा। तो सुबह आई, सुबह उसने क्या बनाया? शेयर मीन्स शेयर इन अ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक। ये लिख दिया उसने सेक्शन 2 क्लोज 84 में। क्या बोला? मैंने उससे पूछा कि भाई शेयर का मतलब क्या है, तो उसने बोला, क्योंकि मैंने बताया कि लॉ मेकर तो लेडी है, उसने बोला शेयर मीन शेयर किसमें? इन अ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक। अब इसके आगे की सारा तामझाम सारा रामायण आप समझ लो अपनी मर्जी से, लेकिन जैसा मैंने बताया तुम्हारा भाई अंडरस्टैंड्स वुमेन परफेक्टली। तो अपने ने क्या करा, इसका बहुत जबरदस्त एनालिसिस निकाला कि क्या ये कहना चाह रही है लॉ मेकर। तो अब ये जो पोर्शन है इसका, इसको अभी के लिए आप, अरे इसको अभी के लिए आप भूल जाइए। अभी हम इसके पहले तक का जो लिखा है वो पढ़ेंगे, उसके बाद हम आएंगे उस पे, बराबर। तो देखिए क्या लिखा है लॉ मेकर ने। लॉ मेकर ने लिखा है शेयर, शेयर मीन्स अ शेयर। तो यहाँ पे लॉ मेकर ये जो शेयर बोल रहा है ना, ये शेयर मीन्स अ शेयर, ये शेयर का मतलब क्या है बताया कोई मेरे को? ये शेयर का मतलब है हिस्सा। क्या मतलब है इसका? हिस्सा। तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है? शेयर मीन्स अ शेयर, शेयर मीन्स अ हिस्सा। किसमें हिस्सा? इन शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। कंपनी का जो शेयर कैपिटल है उसमें जो एक हिस्सा है उसको बोला जाता है शेयर। क्या लिखा लॉ मेकर ने? शेयर मीन्स अ शेयर, अ हिस्सा। किसमें? इन अ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। अब इसको एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूं, आपको ज्यादा जबरदस्त तरीके से समझ में आएगा। समझ लीजिए, ये कंपनी है एक्स वाई जेड लिमिटेड, ठीक है? कौन सी कंपनी है? एक्स वाई जेड लिमिटेड। कंपनी का कैपिटल कितना है? कंपनी का कैपिटल है 10 लाख रुपए। अब यहाँ पे एक भाई है यासीन। यासीन ने क्या करा है? कंपनी के इस 10 लाख रुपए में यासीन ने क्या करा है? यासीन ने कंपनी के इस 10 लाख रुपए में 2 लाख रुपए लगाए हैं। क्या करा है? इस 10 लाख रुपए में यासीन ने कितने लाख रुपए लगाए हैं? 2 लाख रुपए। तो ये जो 2 लाख रुपए है, ये क्या है? ये जो 2 लाख रुपए है ये क्या है? ये 2 लाख रुपए है शेयर ऑफ यासीन इन अ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। मतलब ये 2 लाख रुपए जो है ये यासीन का हिस्सा है कंपनी के 10 लाख रुपए के कैपिटल में। कंपनी का जो 10 लाख रुपए का कैपिटल है उसमें यासीन का हिस्सा कितना है? 2 लाख रुपए। मतलब यासीन का शेयर कितना है? 2 लाख रुपए। तो ये जो डेफिनेशन में बताया शेयर मीन्स अ शेयर, तो ये कौन से शेयर की बात हो रही है? ये जो मैंने कंपनी को 2 लाख रुपए दिए हैं, उसके कैपिटल में 10 लाख रुपए है, उसमें 2 लाख रुपए जो मैंने दिए हैं, तो ये 2 लाख रुपए इज माय शेयर, ये मेरा हिस्सा है। तो ऐसा किसी और ने लाख रुपए दिया होगा वो उसका हिस्सा है, किसी ने 3 लाख दिया होगा वो उसका हिस्सा है। तो ये जो हिस्सा है इसको क्या बोला जाता है? शेयर। अ हिस्सा इन अ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड अ शेयर। समझ में आया? शेयर मीन्स शेयर, हिस्सा इन अ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। आई होप आई एम क्लियर कि डेफिनेशन में क्या लिखा है। हम इसको डिटेल में तो पढ़ेंगे, पर डेफिनेशन में क्या लिखा है वो समझ में आया? कि 10 लाख का अगर कैपिटल था कंपनी का,
मैंने उसमें अगर 2 लाख रुपए लगाए तो 2 लाख रुपए क्या है? इट्स माय शेयर, यासीन का शेयर, इट्स हिस्सा ऑफ यासीन, इट्स शेयर्स ऑफ यासीन। तो इट इज व्हाट? शेयर। जो डेफिनेशन दी है सेक्शन 2 क्लोज 84 में, वो क्या बताया? ये बताया शेयर मींस अ शेयर, हिस्सा किसमें? इन अ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। आगे लिखा है इंक्लूड स्टॉक, वो आगे आएंगे अपने, बाद में पढ़ेंगे। आइए अब थोड़ा सा मैं आपको और बताऊं। एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी का कैपिटल है, कितना है कंपनी का कैपिटल? कंपनी का कैपिटल है 10 लाख रुपए, बराबर है। कंपनी है, उसका कैपिटल कितना है? 10 लाख रुपए का। अब हालांकि 2-3 लेक्चर पहले भी मैंने आपको इस टॉपिक पे बहुत डिटेल में डिस्कशन करा था, लेकिन भले ही हमने किया था, ये नए चैप्टर में हम फिर से डिटेल में इसका डिस्कशन करेंगे। अब कंपनी के पास कैपिटल आया 10 लाख रुपए। मैंने क्या बोला था कि कंपनी के पास पैसा आया। अब कंपनी है, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है, पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह वगैरह। अब कैपिटल को कंपनी कहाँ पे लिखती है? कंपनी कैपिटल को कहाँ पे लिखती है? ये आपका बैलेंस शीट है, ये यहाँ पे आपका असेट साइड है, ये आपका लायबिलिटी साइड है। कंपनी कैपिटल को कहाँ पे लिखती है? बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में, बराबर है। अकाउंट्स में पढ़ के आए हो, तो आप मेरे को बताइए कि जब कैपिटल कंपनी के पास आया 10 लाख रुपए, कंपनी इस कैपिटल को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेगी? इसको लिखना पड़ेगा। तो ये जो कैपिटल है 10 लाख का, कंपनी कैन रिप्रेजेंट इट्स कैपिटल इन टू वेज। दो तरीके से वो अपने कैपिटल को उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में यानी कि बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट कर सकती है। कौन से दो वेज में? क्या है दो वेज? तो पहला वे है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, दूसरा वे है इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक्स। कंपनी अपने कैपिटल को कितने तरीके में प्रेजेंट कर सकती है उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में? दो तरीके से, इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक्स। कहां पे रिप्रेजेंट करेगी? बैलेंस बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। दो तरीके हैं, या तो वो इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स में उसको रिप्रेजेंट कर दे, या तो वो इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक्स में उसको रिप्रेजेंट कर दे, बराबर। अब मेरे को बताइए कि कंपनी का जो 10 लाख रुपए का कैपिटल है, पहला क्वेश्चन, हाउ कंपनी विल रिप्रेजेंट इट्स कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स? मैंने क्या बताया? दो तरीके हैं, टू रिप्रेजेंट इन द आइदर इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स और इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक। तो अब हम अभी शेयर्स की बात करें, तो पहला क्वेश्चन, हाउ कंपनी विल रिप्रेजेंट इट्स कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ शेयर? 10 लाख का इसका कैपिटल है, तो वो कैसे करेगी? मैंने ये तो बोला कि भाई शेयर्स में रिप्रेजेंट कर देगी, कैसे करेगी? तो जब भी कंपनी अगर डिसाइड कर रही है कि उसको अपने कैपिटल को शेयर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो वो बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे? लायबिलिटी साइड, इट विल रिप्रेजेंट इट एज अ 1 लाख shares of ₹10 each। यानी 10 रुपए का एक शेयर है, टोटल टोटल उसके 1 लाख शेयर है, और इसलिए उसका कैपिटल कितना हो गया? इज इक्वल टू 10 लाख रुपीज। ये 10 लाख रुपीज का क्या होगा? कैपिटल। तो कैपिटल को उसने किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया? इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। कैसे रिप्रेजेंट किया? 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹20 ईच। अगर एक शेयर 20 रुपए का होता तो क्या लिखती? 50,000 शेयर्स ऑफ ₹20 ईच इज इक्वल टू 10 लाख रुपीज कैपिटल। किस तरीके से उसने रिप्रेजेंट किया? इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। समझ में आया? तो क्या अब मैं ये कह सकता हूं इसके बेस में कि ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया कि शेयर मीन्स नथिंग बट अ वे टू रिप्रेजेंट द कैपिटल ऑफ अ कंपनी? क्या मैं ये बोल सकता हूं? जल्दी बताइए कि शेयर मीन्स नथिंग बट अ वे टू रिप्रेजेंट द कंपनी शेयर कैपिटल।
कंपनी को शेयर कैपिटल को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, उसको हम बोलते हैं शेयर्स। भले ही लॉ मेकर ने डेफिनेशन कुछ भी लिख दी कि शेयर मींस अ शेयर इन अ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, वो डेफिनेशन लिखने के लिए लिख दी, लेकिन क्या हमको ये समझ में आ रहा है कि शेयर्स में नथिंग बट अ वे टू रिप्रेजेंट द कैपिटल ऑफ अ कंपनी। कंपनी के पास जो पैसा आया, कैपिटल रेस किया, जो मनी आया, उसको कंपनी जिस वे में रिप्रेजेंट कर रही है उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसको बोला जा रहा है शेयर। जैसा मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि डेप्रिसिएशन, हम अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेप्रिसिएशन क्या है? ग्रेजुअल रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, फॉर वेयर एंड टेयर, फॉर इट्स यूज वगैरह वगैरह। तो अगर मैंने 10 लाख की आज कार ली, अब उसका उसके यूजफुल लाइफ है 10 साल की, और हर साल उसका ₹1,00,000 का डेप्रिसिएशन जा रहा है, तो 10 साल में ₹10,00,000 डेप्रिसिएट हो गया, मतलब कार की वैल्यू जीरो हो जानी चाहिए। लेकिन जब मैं 10 लाख बाद 10 साल के बाद उस कार को बेच रहा हूँ तो 2 लाख में वो बिक रही है, तो अगर डेफिनेशन पे जाऊं तो जीरो वैल्यू हो जाना चाहिए। लेकिन डेप्रिसिएशन क्या है? इज नथिंग बट अ वे टू रिप्रेजेंट द कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। आपने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया 10 लाख का, उसको आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखने का वो एक तरीका है। उसी तरह शेयर क्या है? नथिंग। आपने जो शेयर कैपिटल रेस किया, जो मनी रेस किया, उसको आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, वो क्या है? शेयर। उस पैसे को, उस कैपिटल को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, उसको बोलते हैं शेयर। समझ में आया? समझिए। नाउ अब आप ये समझिए कि ये एक कंपनी है। कौन सी है? एक्स लिमिटेड। इसका कैपिटल कितना है? 10 लाख रुपए। यहाँ एक भाई है, यासीन। यासीन ने कंपनी के इस 10 लाख रुपए के कैपिटल में क्या लगाया है? 2 लाख रुपए। क्या लगाया है? 2 लाख रुपए। तो मेरे को बताइए, वो कंपनी विल गिव टू यासीन। यासीन ने इस कंपनी के 10 लाख रुपए कैपिटल में 2 लाख रुपए लगाए, तो अब कंपनी यासीन को क्या देगी? जल्दी बताइए। कंपनी यासीन को क्या देगी? कंपनी यासीन को देगी 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। वाई? यासीन ने कंपनी को 2 लाख रुपए दिए, तो कंपनी ने उसको कंपनी के 20,000 शेयर्स क्यों दिए? वाई? रीजन मैं पूछना चाह रहा हूँ, वाई? क्यों कंपनी ने उसको 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच दिए? क्यों? बिकॉज company is company has represented its capital in the form of शेयर। क्योंकि कंपनी है, वो अपने कैपिटल को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रही है? इन द फॉर्म ऑफ शेयर। तो क्योंकि वो शेयर्स के फॉर्म में अपने कैपिटल को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए उसने यासीन को क्या दे दिया? उसने यासीन को दे दिए 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। क्या दिया? 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अच्छा, कैसे देगी? चलो ये तो मालूम पड़ा कि 20,000 शेयर्स देगी और ₹10 ईच के। तो मेरा दूसरा सवाल, हाउ विल इट गिव? वो यासीन को ये 20,000 शेयर्स और ₹10 ईच कैसे देंगी? तो इसका आंसर है, इट विल गिव शेयर सर्टिफिकेट। क्या देगी वो यासीन को? वो यासीन को देगी शेयर सर्टिफिकेट टू यासीन। शेयर सर्टिफिकेट कैसा होगा? ये ऐसा शेयर सर्टिफिकेट होगा, शेयर सर्टिफिकेट जिसकी फेस पे क्या लिखा होगा? जिसकी फेस पे लिखा होगा 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। क्या देगी वो यासीन को देगी एक शेयर सर्टिफिकेट जिसके फेस पे क्या लिखा होगा? उसके फेस पे लिखा होगा 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अच्छा, फिर एक और चीज, ये जो कंपनी है, कंपनी को क्या मेंटेन करना पड़ता है? कंपनी को मेंटेन करना पड़ता है क्या? आरओएम। आरओएम बोले तो फुल फॉर्म लिखना तुम, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। ये मेंबर करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है कौन से फॉर्म में? इन फॉर्म नंबर MGT1। फॉर्म नंबर MGT1 में कंपनी को एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। तो जब भी कंपनी किसी को भी, कंपनी जो है वो किसी को भी, अभी वो आदमी कौन है? यासीन, पर आप समझो किसी को भी जब शेयर सर्टिफिकेट देती है, मतलब कि जब वो उस आदमी को शेयर इशू करती है, उसको शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है, तो उस
जब उसने उसको शेयर सर्टिफिकेट दिया तो उस आदमी का नाम वो कहाँ पे लिख देती है, ये आदमी का नेम वो लिख देती है कहाँ पर, जिस जो उसने रजिस्टर मेंटेन किया है, क्या, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, कहाँ पे लिख देती है वो, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। और हमने सेक्शन 2 क्लोज 55 में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि जिसका भी नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखा हुआ है उस व्यक्ति को क्या बोला जाता है, उस व्यक्ति को बोला जाता है मेंबर। क्या बोला जाता है, अ मेंबर ऑफ अ कंपनी। एंड ये जो मेंबर है, मेंबर के पास, जो कंपनी का मेंबर होता है, वो मेंबर के पास दो राइट होते हैं। कौन सा, पहला तो वोटिंग राइट, दूसरा दूसरा कौन सा होता है, डिविडेंड राइट। कौन सा, दूसरा होता है डिविडेंड राइट। देखो कहाँ पहुंच गए, शेयर का डेफिनेशन पढ़ते पढ़ते कहाँ आ गए। ये सारी चीजें हमने पढ़ी। देखो मैंने आपको बताया कैसे कंपनी क्या देगी, शेयर देगी। क्यों देगी शेयर, क्योंकि वो शेयर के फॉर्म में अपने कैपिटल को रिप्रेजेंट कर रही है। जब शेयर देगी तो कैसे देगी, शेयर सर्टिफिकेट इशू करेगी वो उस आदमी को, जिसके फेस पे क्या लिखा होगा, 20,000 शेयर ऑफ रुपीज 10 इच। जितने भी शेयर उसने लिए वो उस पर लिखा होगा। अब क्योंकि उसको शेयर सर्टिफिकेट दिया, कंपनी एक रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मेंटेन करती है, तो जैसे ही वो शेयर सर्टिफिकेट इशू करेगी, वो रजिस्टर ऑफ मेंबर में उस व्यक्ति का नाम लिख देगी जिसको उसने शेयर सर्टिफिकेट दिया। अब क्योंकि रजिस्टर ऑफ मेंबर में जिस व्यक्ति का नाम है उसको क्या बोलते हैं, मेंबर। तो वो कंपनी का मेंबर बन गया। वो जब कंपनी का मेंबर बना तो उसके पास क्या आ जाएंगे, वोटिंग राइट्स एंड डिविडेंड राइट्स। समझ में आया, समझ में आया क्या, जल्दी बताइए, समझ में आया तो बताइए। अब उसी तरह समझ लीजिए, कंपनी ने, मैंने क्या बताया, पहला वे तो मैंने बता दिया, इन दी फॉर्म ऑफ शेयर्स। लेकिन दूसरा वे क्या है, टू रिप्रेजेंट द कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी के पास दूसरा तरीका क्या है, इट कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक। मतलब कंपनी के पास 10 लाख रुपए आए, अब वो अपनी बैलेंस शीट में इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक उसको रिप्रेजेंट कर सकती है, अगर उसको इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स नहीं करना है। तो मेरा वही सवाल, हाउ कंपनी विल रिप्रेजेंट इट्स कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक, कैसे करेगी, शेयर कैसे कर रही थी, 1 लाख शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। लेकिन स्टॉक को वो कैसे रिप्रेजेंट करेगी बैलेंस शीट में, कैसे रिप्रेजेंट करेगी, इट विल सिंपली राइट इन बैलेंस शीट रुपीज 10 लाख स्टॉक। कैसे रिप्रेजेंट करेगी वो इन द बैलेंस शीट, रुपीज 10 लाख स्टॉक। अगर वो अपने कैपिटल को इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक रिप्रेजेंट कर रही है तो वो कैसे करेगी, रुपीज 10 लाख स्टॉक। तो क्या यहां पे मैं कह सकता हूं दैट स्टॉक इज नथिंग बट अ वे टू रिप्रेजेंट द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। कुछ नहीं है स्टॉक, डेफिनेशन क्या था, हटाइए उसको। स्टॉक क्या है, कुछ नहीं, एक तरीका है कंपनी के कैपिटल को रिप्रेजेंट करने का बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। कंपनी के पास जो कैपिटल आया, जो पैसा आया, उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका क्या है, स्टॉक। जैसे डेप्रिसिएशन था, जैसे शेयर्स था, वैसे एक तरीका क्या है, डेप्रिसिएशन कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका था। वैसे कैपिटल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, दो, आइदर इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स और इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक। बस आप जिस तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस पैसे को, उसको बोला जाता है आइदर शेयर और स्टॉक एंड नथिंग एल्स। वो डेफिनेशन भले जो भी है। अच्छा, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगी। तो आइए वापस यहाँ पे, नाउ ये कंपनी है, कौन सी है, एक्स लिमिटेड। कितना कैपिटल है इसका, 10 लाख रुपए। कौन है ये भाई, यासीन भाई। यासीन भाई ने क्या करा, कंपनी के इस 10 लाख रुपए में क्या करा, 2 लाख रुपए लगाए। क्या करा, इस 10 लाख रुपए में किस 2 लाख रुपए किसके, यासीन भाई के। तो अब मेरे को बताइए, व्हाट कंपनी विल गिव टू यासीन भाई। यासीन भाई को कंपनी क्या देगी, तो यासीन भाई को कंपनी देगी रुपीज 2 लाख स्टॉक सर्टिफिकेट। क्यों, क्या देगी, 2 लाख रुपए का स्टॉक सर्टिफिकेट देगी। क्यों देगी, जल्दी बताइए। यानी कंपनी यासीन भाई को एक ऐसा स्टॉक सर्टिफिकेट देगी, स्टॉक सर्टिफिकेट जिसके फेस पे क्या लिखा होगा, रुपीज
2 लाख। अच्छा बताइए क्यों, वाई? यासीन भाई को स्टॉक सर्टिफिकेट क्यों दिया जाएगा जब यासीन भाई ने 2 लाख रुपए दिए? बिकॉज कंपनी जो है, कंपनी इज रिप्रेजेंटिंग इट्स कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक। क्योंकि वो अपने कैपिटल को इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए वो मेरे को क्या दे देगी? 2 लाख रुपए का एक स्टॉक सर्टिफिकेट दे देगी। क्या दे देगी? 2 लाख रुपए का एक स्टॉक सर्टिफिकेट दे देगी। अब आपसे मेरे अहम सवाल है, जब कंपनी शेयर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रही थी उसकी कैपिटल को, तो उसने मुझे शेयर सर्टिफिकेट दिया। जब जब कंपनी ने मुझे शेयर सर्टिफिकेट दिया, जब कंपनी ने मुझे शेयर सर्टिफिकेट दिया, तो उसने जो एक वो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मेंटेन करती है। पहले तो मेरे को सवाल दो कि अगर कंपनी उसके शेयर कैपिटल को स्टॉक के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रही है, तो क्या उसको रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मेंटेन करना है क्या? आंसर इज यस। चाहे आप इन दी फॉर्म ऑफ शेयर्स रिप्रेजेंट करो, चाहे आप इन दी फॉर्म ऑफ स्टॉक रिप्रेजेंट करो, आपको रजिस्टर ऑफ मेंबर मेंटेन करना है। तो मेरा आपसे पहला सवाल कि जब कंपनी ने शेयर सर्टिफिकेट इशू किया, तो शेयर सर्टिफिकेट जब आपको उसने इशू किया, तो आपका नाम उसने रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिख दिया। तो आप मेरे को बताइए कि जब कंपनी यासीन को स्टॉक सर्टिफिकेट इशू कर रही है, शेयर सर्टिफिकेट इशू नहीं कर रही, क्या इशू कर रही है? स्टॉक सर्टिफिकेट। तो क्या वो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में यासीन का नाम लिखेगी क्या? शेयर सर्टिफिकेट इशू किया तो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि भाई जो भी आदमी को शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, यानी जो भी आदमी शेयर्स परचेज करेगा कंपनी के, उसको मेंबर बोलेंगे, उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में कंपनी एंटर करेगी। तो क्या जब कंपनी स्टॉक सर्टिफिकेट इशू करती है, तो क्या उस व्यक्ति का नाम वो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर करेगी क्या? जल्दी बताइए। क्या वो स्टॉक सर्टिफिकेट जब इशू करती है, तो क्या वो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में उस व्यक्ति का नाम एंटर करेगी क्या? जल्दी आइए। अब हम आएंगे कहाँ पे? ये डेफिनेशन पे वापस से। इसका जवाब देने के लिए मैं डेफिनेशन पे आया हूँ। अब आपको सिर्फ हाइलाइटेड पार्ट पढ़ना है, जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है। शेयर्स इंक्लूड स्टॉक। क्या है? सब बीच का हटा दीजिए, मीन्स अ शेयर इनटू अ शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी हटा दीजिए, खाली जो हाईलाइट किया वो पढ़िए। क्या लिखा है? शेयर्स इंक्लूड स्टॉक। क्या लिखा है? शेयर्स इंक्लूड स्टॉक। तो अब आप मेरे को बताइए, जब कंपनी स्टॉक सर्टिफिकेट इशू करेगी किसी व्यक्ति को, तो क्या उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखेगी? यस। क्यों लिखेगी? बिकॉज शेयर्स इंक्लूड स्टॉक। शेयर्स इंक्लूड स्टॉक। अब मैं आपको बता दूं, ये जो लिखा है मैंने, शेयर्स इंक्लूड स्टॉक, यहां पे लिख दीजिए ऊपर। शेयर्स इंक्लूड स्टॉक का मतलब क्या है? तो शेयर इंक्लूड स्टॉक का मतलब हो जाता है कि जो भी प्रोविजन शेयर्स पे अप्लाई होंगे, वो सारे प्रोविजंस कंपनीज एक्ट के स्टॉक्स पे भी अप्लाई होंगे। मतलब कंपनीज एक्ट के जो भी प्रोविजन जिस तरीके से शेयर्स पे अप्लाई हो रहे हैं, वो सारे प्रोविजंस बिल्कुल उस तरीके से स्टॉक पे भी अप्लाई होंगे, क्योंकि शेयर्स इंक्लूड स्टॉक। क्या है? शेयर्स इंक्लूड स्टॉक। अब आप मेरे को बताइए कि रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आदमी का नाम लिखा जाएगा, क्यों लिखा जाएगा यासीन का नाम? बिकॉज शेयर इंक्लूड स्टॉक। अब एक और सवाल, अब क्योंकि उसको स्टॉक सर्टिफिकेट इशू किया गया था, इसलिए उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में आया। क्यों आया? ये जो यासीन है, इसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी ने उसको स्टॉक सर्टिफिकेट दिया था, शेयर सर्टिफिकेट नहीं दिया था, स्टॉक सर्टिफिकेट दिया था, इसलिए रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नाम एंटर हुआ। तो मेरे को बताइए, क्योंकि स्टॉक सर्टिफिकेट देने पे आरओएम में नाम एंटर हुआ है, तो क्या इसको मेंबर बोला जाएगा क्या? जल्दी बताइए। क्या इस व्यक्ति को मेंबर बोला जाएगा क्या? आंसर इज यस। क्यों? अगेन बिकॉज शेयर इंक्लूड स्टॉक। क्या? शेयर इंक्लूड स्टॉक।
तो शेयर्स स्टॉक को इंक्लूड कर रहा है, इसलिए भले स्टॉक सर्टिफिकेट दिया है और उसके वजह से आरओएम में नाम एंटर हुआ है, तो आरओएम में नाम एंटर हुआ है मतलब वो मेंबर है। अब आप मेरे को बताइए, जो हमने पढ़ा कि जब आप किसी व्यक्ति को शेयर सर्टिफिकेट इशू करते हैं तो उसका नाम आरओएम में देते आ जाता है। आरओएम में कंपनी जब नाम एंटर करती है तो उसको मेंबर बोलते हैं, क्योंकि शेयर दिया था। अब जब उसको मेंबर दिया, मेंबर वो बना बिकॉज उसके पास शेयर्स है, तो उसके पास क्या था, वोटिंग राइट एंड डिविडेंड राइट। तो क्या जब वो व्यक्ति मेंबर बना है, क्योंकि उसका आरओएम में नाम इसलिए आया है कि उसको स्टॉक सर्टिफिकेट दिया गया है, तो क्या उसको वोटिंग राइट और डिविडेंड राइट मिलेंगे क्या? आंसर इज यस, बिकॉज शेयर्स इंक्लूड स्टॉक। तो ये जो मैंने बताया, जो लो मेकर ने लिखा है एंड इट इंक्लूड स्टॉक, मतलब जो भी प्रोविजंस जिस तरीके से शेयर्स पे एप्लीकेबल होंगे, वो सारे प्रोविजंस बिल्कुल उस तरीके से स्टॉक पे भी एप्लीकेबल होंगे। आई होप आई एम क्लियर। आई होप आई एम वेरी मच वेरी मच वेरी मच क्लियर। तो शेयर और स्टॉक क्या है? नथिंग बट अ वे टू रिप्रेजेंट द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और डेफिनेशन क्या लिखा है सेक्शन 2 क्लोज 84 में? शेयर मींस अ शेयर यानी हिस्सा इन अ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक। बराबर। आइए, अब अभी हमने क्या पढ़ लिया? अभी हमने पढ़ लिया सेक्शन 2 क्लोज 84, जो क्या था, जो हमको बता रहा था दैट व्हाट इज शेयर। ये हमको क्या बता रहा था? व्हाट इज शेयर। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन, क्या पढ़ेंगे अब? सेक्शन 43। क्या पढ़ेंगे? सेक्शन 43 क्या बोलता है? सेक्शन 43 इट टॉक्स अबाउट काइंड्स ऑफ शेयर्स। काइंड्स ऑफ शेयर मतलब टाइप्स ऑफ शेयर्स। देखो, जब आगे अभी कंपनी लोग पढ़ते जाएंगे तो आप दो टर्म पढ़ेंगे, अ शेयर्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड अ शेयर्स ऑफ डिफरेंट क्लास। तो वहां कंफ्यूज नहीं होना है। काइंड्स ऑफ शेयर्स जो है वो अलग है और क्लास ऑफ शेयर्स अलग है। काइंड्स ऑफ शेयर्स सिर्फ दो ही तरह के, कितने काइंड्स ऑफ शेयर्स है? दो ही तरह के टाइप्स ऑफ या काइंड्स ऑफ शेयर्स है। पहला है इक्विटी शेयर्स, दूसरा है प्रेफरेंस शेयर्स। दो ही तरह के शेयर्स है। पहला इक्विटी शेयर्स, यानी जब भी यहाँ यूं लिखा हो कि शेयर्स ऑफ डिफरेंट काइंड, तो आपको समझ जाना है डिफरेंट काइंड मतलब इक्विटी शेयर्स एक अलग काइंड है और प्रेफरेंस शेयर्स एक दूसरा काइंड है। दो ही तरह के काइंड्स ऑफ शेयर्स है। कौन सा? पहला इक्विटी शेयर्स, दूसरा प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। फिर से बताइए, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो अब हम पहले बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स की। बराबर। किसकी बात करेंगे पहले हम? पहले हम बात करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स। तो व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर्स? Preferred shares are those shares which has preference over equity shares। क्या है? तो यहाँ पे आप ये दो चीज को वो कर लीजिए। क्या है? तो प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स विच हैज प्रेफरेंस। क्या है उसके पास? प्रेफरेंस। किसके ऊपर प्रेफरेंस है? इक्विटी शेयर्स। मतलब आप समझिए, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, एक लड़की है, वहां ऑफिस में कुल मिला के तीन लड़कियां काम कर रही है। नाम ले लीजिए, समझ लीजिए तीन लड़कों का, इना मीना डीका। ठीक है, तीन लड़कियां हैं जो एक ऑफिस में काम कर रही है। अब उस ऑफिस में जो दूसरी दो लड़कियां हैं, ये समझ लो दो ही लड़कियां समझिए तो आपको ज्यादा आसान, क्योंकि यहाँ पे दो काइंड ऑफ शेयर है, प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर्स। तो आप दो लड़कियां समझ लीजिए, सीता और गीता। दो लड़कियां ऑफिस में काम कर रही है। अब गीता बोलती है कि जो सर है वो सीता को प्रेफरेंस देते हैं। क्या ये जो सेंटेंस है ये अपने आप में पूरा है क्या? ये अधूरा है ना। आप प्रेफरेंस देते, किस चीज में प्रेफरेंस देते? तो फिर सीता ने बोला कि भाई सर जो है वो गीता को प्रेफरेंस देते हैं किस में? कि जब भी वो कहीं बाहर किसी को भेजते हैं किसी काम से, कंपनी के किसी भी काम से बाहर भेजना है अगर आउट ऑफ स्टेशन, तो वो गीता को ही भेजते हैं। मतलब सीता ने क्या बोला कि सर जो है वो बाहर भेजने में गीता को प्रेफरेंस देते हैं।
ये पूरा हुआ। ये सीता के ऊपर वो गीता को प्रेफरेंस दे रहे हैं किस चीज में? बाहर भेजने में। दूसरा भी बोला कि और भी चीज में प्रेफरेंस दे दे। मैंने पूछा कैसा? सीता ने बोला कि सर गीता को जब भी सर किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग में जाते हैं, तो जब भी किसी को साथ में ले जाना होता है तो सर गीता को प्रेफरेंस देते हैं। मतलब वो गीता को साथ में लेके जाते हैं। यानी क्या बताया कि गीता को प्रेफरेंस देते हैं किस चीज में? तो अगर बाहर भेजना है तो गीता को प्रेफरेंस देते हैं सीता के ऊपर, और अगर क्लाइंट के पास मीटिंग में जाना है तो गीता को प्रेफरेंस देते हैं सीता के ऊपर। तो ये मानो। अब प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर विच इज प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर, कि भाई इक्विटी शेयर के ऊपर उसको प्रेफरेंस है, पर रिगार्डिंग व्हाट? किस चीज में प्रेफरेंस है? ये तो सवाल पूछेगा। मैंने सीता से पूछा कि भाई प्रेफरेंस देते हैं गीता को तो किस चीज में? तो उसने बताया कि जब भी बाहर भेजना है तो सीता को प्रेफरेंस देते हैं पहले, कि सीता को दो, पहले पहले सीता को भेजो। जब भी क्लाइंट के पास जाना है तो फर्स्ट ऑप्शन सर का कौन सा? फर्स्ट चॉइस गीता है, गीता को प्रेफरेंस देते हैं कि क्लाइंट के पास लेके जाना है। तो वैसा ही जब ये बात आई कि प्रेफरेंस शेयर्स आर दोस शेयर्स व्हिच हैज प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर, तो सवाल आया कि प्रेफरेंस किस चीज में भाई? इक्विटी शेयर के ऊपर प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंस दिया इसलिए उसको प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। लेकिन रिगार्डिंग व्हाट? किस चीज में? किस चीज में प्रेफरेंस दिया? तो रिगार्डिंग टू थिंग्स। जैसे गीता को भी दो चीज को प्रेफरेंस था, क्या? कि बाहर भेज रहे तो गीता को भेज रहे, क्लाइंट के पास जा रहे तो गीता को प्रेफरेंस दे रहे। वैसा ही इक्विटी शेयर्स के ऊपर प्रेफरेंस शेयर्स को दो तरह के प्रेफरेंस मिल जाते हैं, दो जगह पे। रिगार्डिंग पहला एक तो डिविडेंड। डिविडेंड मतलब जब भी कंपनी डिविडेंड इशू करती है तो पहला प्रेफरेंस वो किसको देती है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। यानी प्रेफरेंस शेयर्स पे जो डिविडेंड है वो पहले उन लोगों को डिविडेंड देती है। अब मैं आपको बताऊं कि डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इज मैंडेटरी। क्या है वो? मैंडेटरी है। यानी कंपनी को प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना ही पड़ेगा। और जब वो डिविडेंड देगी तो इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले किसको डिविडेंड देगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। क्यों? बिकॉज प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स विच हैज प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर्स। किस चीज में प्रेफरेंस है? तो भाई डिविडेंड में। मतलब जब भी कंपनी डिविडेंड देगी तो पहले प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड देगी। जिसके पास प्रेफरेंस शेयर्स है, जो प्रेफरेंस शेयर्स को होल्ड करता है, मतलब कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, पहले उनको डिविडेंड दिया जाएगा। फिर अगर कुछ बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाएगा इक्विटी शेयर्स पे। मतलब कहां पे प्रेफरेंस आया? गीता को प्रेफरेंस कहा दिया था कि बाहर भेजते हैं तो पहले गीता को भेजते हैं, अगर गीता नहीं है तो सीता को भेजेंगे। तो वैसे ही जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो पहले प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड देगी, और प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड देना मैंडेटरी है। मतलब प्रेफरेंस शेयर्स को तो डिविडेंड देना ही पड़ेगा, और जब देंगी तो प्रेफरेंस शेयर्स को, शेयर होल्डर्स को पहले देंगी। बराबर वहां, क्योंकि उनके पास प्रेफरेंस है। ये तो मतलब है प्रेफरेंस शेयर्स का। दूसरा प्रेफरेंस काय पे देगी? पहला प्रेफरेंस तो गीता पे, गीता को दिया, सीता पे क्या दिया? कि भाई जब बाहर भेजेंगे तो पहले गीता को भेजते हैं। और दूसरा क्या था? कि भाई जब क्लाइंट को ले पास जाते हैं तो भी गीता को लेके जाते हैं। तो दूसरा प्रेफरेंस एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। कौन से टाइम पे? वाइंडिंग अप। एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जब भी रीपेमेंट ऑफ कैपिटल आता है, यानी कंपनी थी, अब कंपनी वाइंड अप हो गई। मैंने आपको बताया था वाइंड अप में क्या करती है कंपनी। कंपनी है, उसके असेट्स है, लायबिलिटी है। जब कंपनी वाइंड अप में जाती है तो लिक्विडेटर क्या करता है? उसके असेट्स को सोल्ड कर देता है और उसकी लायबिलिटी को पे आउट करता है। समझ लीजिए उसके असेट्स थे 20 लाख रुपए के, उसकी लायबिलिटी थी 16 लाख रुपए की। 20 लाख के असेट बेचे तो 20 लाख रुपए आए, 16 लाख की लायबिलिटी पे करी तो बचे कितने? 4 लाख। अभी 4 लाख कंपनी के पास क्या बचा है? कैपिटल बच गया है। अब इसको रीपे करेगी। तो जब वो ये 4 लाख को रीपे करेगी, किसको? अपने शेयर होल्डर्स को। तो पहले किसको रीपे करेगी? पहले इट विल रीपे टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। किसको देगी पहले? प्रेफरेंस शेयर जिन्होंने होल्ड किया हुआ है उसको देगी। क्यों? बिकॉज प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स विच हैज प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर। किस चीज पे प्रेफरेंस है? तो पहला रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कि जब डिविडेंड पे करेगी तो पहले वो किसको देगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देगी इक्विटी शेयर से पहले। और जब वो रीपेमेंट करेगी कैपिटल का एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, तो भी पहले वो किसको पे करेगी? प्रेफरेंस होल्डर को। तो मैंने क्या बताया? समझ लो 4 लाख रुपए बचे हैं। अब प्रेफरेंस शेयर्स कितने थे? तो प्रेफरेंस शेयर्स का कैपिटल था भाई 10 लाख रुपए। अब बचा 4 लाख है, तो सारा के सारा 4 लाख प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे देगी, इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ मिलेगा नहीं। समझ में आया?
कि ये प्रेफरेंस है, तो किस चीज पे प्रेफरेंस है? दो चीज पे, हर चीज पे नहीं है, दो चीज पे है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। ये दो चीज के ऊपर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस दिया जाता है। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? और जो डिविडेंड है वो मैंने क्या बोला, मैंडेटरी दिया जाएगा, मैंडेटरी है, कंपनी को हर साल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़ेगा, डिविडेंड हर साल देना पड़ेगा। इससे क्या हुआ, ये जो इक्विटी शेयर्स है, अब मेरे को बताइए इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास कितने राइट होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स आर मेंबर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर मेंबर्स। तो इक्विटी शेयर होल्डर के पास दो राइट होते हैं, पहला वोटिंग राइट, दूसरा डिविडेंड राइट। ये जो वोटिंग राइट है ये उसके पास है, डिविडेंड राइट जो है ये ऑप्शन, यानी ये जो डिविडेंड राइट है ये भी उसके पास है। लेकिन कंपनी जरूरी नहीं है कि हर साल इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे। तो इनके पास भले ही डिविडेंड राइट है, पर इनको डिविडेंड देना ये ऑप्शनल है। कंपनी के पास ऑप्शनल है, वो चाहे तो दे, चाहे तो डिविडेंड डिक्लेयर ना करे, सब कुछ रिटेन अर्निंग में डाले। और प्रेफरेंस शेयर्स के क्या होता है, एक ही राइट होता है, क्या? डिविडेंड राइट। वोटिंग राइट इनके पास होता नहीं है, तो इनको डिविडेंड हर साल देना मैंडेटरी है, और इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना मैंडेटरी नहीं है। कंपनी ने अगर डिक्लेयर करा कि ठीक है चलो हम इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देंगे, कंपनी की मर्जी है, कंपनी चाहे ना डिक्लेयर करे कि नहीं इक्विटी शेयर होल्डर को इस बार नहीं देना, कोई दिक्कत नहीं है, उनके पास राइट है, जब भी डिक्लेयर करेगी उनको डिविडेंड मिलेगा। लेकिन नहीं करी कोई बात नहीं, पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना मैंडेटरी है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? बोलो समझ में आ रहा है क्या? जल्दी बताइए। तो क्या बताया, प्रेफरेंस शेयर्स मींस दो शेयर्स व्हिच हैज प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर्स। किन चीजों में प्रेफरेंस है? दो चीजों में, एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड द टाइम ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। जब वो डिविडेंड डिक्लेयर करेगी और पे करेगी, पहले प्रेफरेंस शेयर को देगी। जब कंपनी रीपेमेंट करेगी कैपिटल का वाइंडिंग अप में, तो पहले किसको रीपेमेंट करेगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। समझ में आया? समझ में आया क्या? आइए और आगे आइए, और आगे आइए। अभी मैंने आपको पढ़ाया दैट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स शाल ओनली हैव डिविडेंड राइट, उनके पास वोटिंग राइट होता नहीं है। प्रेफरेंस शेयर्स डज नॉट हैव वोटिंग राइट। समझ में आया? उनके पास वोटिंग राइट नहीं होता है। मैं आपको बता दूं क्या लिखा है लॉ में। लॉ में लिखा है कि जनरली प्रेफरेंस शेयर्स के पास जो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, वोटिंग राइट्स किनके पास होता है? सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर के पास। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास यानी इसका मतलब ही ये है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास सिर्फ उन मैटर्स में वोटिंग राइट है कि जब उनका उनके जो राइट्स है, उनके जो राइट्स है उस पे अगर कुछ डिस्कशन हो रहा है, या उस पे अगर कोई रिजोल्यूशन पास करना है, तो ही उनके पास वोटिंग राइट रहेगा, वरना नहीं रहेगा। मतलब प्रेफरेंस शेयर डज नॉट हैव एनी वोटिंग राइट। अगर उनका कोई राइट है, जैसे मैं आपको बताऊं, आइए मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। हम्म, आइए ये आ जाए सेक्शन 47 पे। सेक्शन 47, ठीक है। हम्म, देखो सेक्शन 47 सब क्लोज टू, अभी इतना पढ़ो जितना मैं बता दूं। क्या लिखा है? सेक्शन 47 सब सेक्शन 2 आप पढ़िए, लिखा है एवरी मेंबर ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड होल्डिंग एनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। मतलब किसकी बात हो रही है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स शाल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कैपिटल हैव अ राइट टू वोट ओनली ऑन द रिजोल्यूशन प्लेस्ड बिफोर द कंपनी
विच डायरेक्टली अफेक्ट द राइट्स अटैच टू हिज प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब प्रेफरेंस शेयर जिन्होंने होल्ड किया है उनके पास सिर्फ उसी चीज पे वोटिंग राइट है कि जो चीज उनके जो प्रेफरेंस शेयर से राइट अटैच्ड है उसको इफेक्ट कर रही है। मतलब कि आप समझ लीजिए कि जब मैंने प्रेफरेंस शेयर इशू किया था तो ऐसा था कि 10% डिविडेंड आपको देंगे। अब कंपनी क्या कर रही है, कंपनी सोच रही है कि 10% को इंक्रीज करके 12% करना है या इस 10% को डिक्रीज करके 8% करना है। मतलब उनका जो राइट है उससे मुतालिक कोई चीज पे बात होने वाली है। तो ऐसा कुछ है अगर बस उसी चीज पे प्रेफरेंस शेयर्स के पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट है, वरना तो नहीं है। तो इसलिए हम क्या टर्म यूज करते हैं आपको इजीली समझाने के लिए, और आपको जो मैं बता रहा हूं वही याद रखना है। क्या? दैट प्रेफरेंस शेयर्स डज नॉट हैव वोटिंग राइट। इसका एक एक्सेप्शन है। जनरल रूल क्या है? डज नॉट हैव वोटिंग राइट। यानी क्या था कि बस जो प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड मुद्दा होगा, यानी कुछ ऐसा काम मैं कर रहा हूं कि जिससे प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कोई राइट इन्फ्रिंज होने वाला है या कोई राइट हिलने वाला है या कोई राइट में कुछ तरह से तो दिक्कत आने वाली है, तो ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट है, वरना तो नहीं है। मतलब 99% केस में, यानी जनरल में मैं बोलूं तो क्या है, प्रेफरेंस शेयर डज नॉट हैव वोटिंग राइट, बट वन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्रिएट करा है सेक्शन 47 सबसेक्शन 2 ने ही। क्या बोला है? इसने बोला है कि समझ लीजिए ये कंपनी है, क्या? एक्स लिमिटेड। जब ये कंपनी और ये कोई व्यक्ति है जिसने प्रेफरेंस शेयर होल्ड किया है, जिसको हम क्या बोलेंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो जब कंपनी इस प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, मैंने क्या बोला, इनको डिविडेंड देना क्या है? मैंडेटरी। तो जब कोई कंपनी इस प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं देती है, कितने साल तक? लगातार 2 साल तक। जब कंपनी लगातार 2 साल तक किसी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जब डिविडेंड नहीं देती है, तो फिर क्या हो जाता है? देन ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स शाल ऑल्सो गेट राइट टू वोट ऑन एनी resolution placed before the कंपनी। मतलब अगर कंपनी ने लगातार 2 साल तक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया, तो फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट्स आ जाएगा सारे रिजोल्यूशन पे। यानी जब भी कंपनी का जो भी मीटिंग होगा और जो भी मुद्दे पे बात हो रही है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर उस पर वोट करेंगे, अगर कंपनी ने 2 साल तक उसको वोटिंग, अगर उसको डिविडेंड नहीं दिया है। मतलब आप समझ लीजिए कि ये एक एग्जाम्पल, दो, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड और ये इसके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है और ये इसके इक्विटी शेयर होल्डर्स है। अब जनरल क्या है, कंपनी इसको रेगुलर डिविडेंड दे रही है, रेगुलर डिविडेंड दे रही है, बराबर। अब जब कंपनी का जनरल मीटिंग होगा और उस पे कोई मुद्दों पे बात हो रही है, समझ लीजिए ये फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, बराबर। ये ऐसी इस पे चर्चा होने वाली है, इस पे वोट मांगा है कि भाई किसको ऑडिटर अपॉइंट करे। तो मेरे को बताइए, क्या सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स यहाँ पे वोट करेंगे या प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी वोट करेंगे? सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रेगुलर डिविडेंड दिया जा रहा है और ऑडिटर अपॉइंट करने से प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो उस प्रेफरेंस शेयर से कुछ राइट अटैच है, उसमें कोई मामला हो नहीं रहा है। देखिए पढ़िए क्या लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है कि अगर which directly affect the rights attached to his preference share। तो इसके प्रेफरेंस शेयर्स में जो राइट अटैच है उसमें तो इसमें कोई दिक्कत आ नहीं रही है, तो क्या इसके पास राइट टू वोट है? बिल्कुल नहीं है। दूसरी दूसरी सिचुएशन, ये एक्स लिमिटेड है, कंपनी है, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उसके, और ये उसके इक्विटी शेयर होल्डर है, ठीक है। अब कंपनी इसको रेगुलर डिविडेंड दे रही है, ठीक है। अब कंपनी की जनरल मीटिंग हुई, जनरल मीटिंग में दो चीजों पे बात करनी है। एक पहली बात करनी है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के लिए, कि भाई किसको ऑडिटर अपॉइंट करना है, उस पर चर्चा होने वाली है, उस पर वोट मांगेंगे कि भाई एक्स को ऑडिटर अपॉइंट करना है वाई को। और दूसरी चर्चा ये होने वाली है कि भाई कंपनी कंसीडर कर रही है कि जो डिविडेंड दे रही थी पहले, ये 10% दे रही थी, अब कंपनी सोच रही है कि ये 9% डिविडेंड देवे। अब जब ये वाला रिजोल्यूशन पे चर्चा हो रही होगी, तब वोटिंग राइट किसके पास है?
सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर के पास। इस पे वोट करने का राइट प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास नहीं है। लेकिन जब इस पे चर्चा हो रही होगी, क्योंकि डिविडेंड की बात हो रही है, किसको डिविडेंड की बात हो रही है, प्रेफरेंस शेयर्स पे जो डिविडेंड था वो, तो यहाँ पे जब चर्चा होगी कि भाई ये 9% करना है कि नहीं, तो यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर तो वोट करेंगे ही, साथ में प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी वोट करेंगे। क्यों? क्योंकि जो राइट्स प्रेफरेंस शेयर्स से अटैच्ड है, उस कुछ हलचल होने वाली है, उस पे चर्चा होने वाली है, कंपनी पे उसको प्रेजेंट किया है और उस पे बातचीत होने वाली है, उस पे वोट होने वाला है, तो वहां पे प्रेफरेंस शेयर भी वोट करेंगे। अच्छा, एक और सिचुएशन कि ये कंपनी है, उसके क्या है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर है और उसके क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर है। अब लगातार 2 साल हो गए, कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया नहीं। अब कंपनी की जनरल मीटिंग हुई, जनरल मीटिंग में किस पे चर्चा होने वाली है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, यानी ऑडिटर अपॉइंट करना है। तो 4-5 ऑडिटर है, उस पर नाम है कि भाई किसको ऑडिटर अपॉइंट करें, आप वोट दो, जिसको ज्यादा वोट आएंगे उसको हम ऑडिटर अपॉइंट करेंगे। अब ये जो चीज चर्चा हो रही है, इस पे इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास भी राइट है वोट करने का, वो भी वोट करेंगे, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास भी राइट है वोट करने का। क्यों? क्योंकि कंपनी ने लगातार 2 साल तक डिविडेंड डिक्लेयर किया नहीं है, किसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 2 साल तक लगातार वोट नहीं दिया है, तो ऑन एनी रिजोल्यूशन द प्रेफरेंस शेयर होल्डर शैल हैव राइट टू वोट। जनरली ऐसा नहीं होता, सारे रिजोल्यूशन पे उनको राइट नहीं होता, उनको वोटिंग राइट होता ही नहीं है। लेकिन अगर बाय चांस किसी ऐसे मुद्दे पे बात हो रही है जिसपे उनका जो प्रेफरेंस शेयर्स है, उस पे जो उनके राइट है, वो राइट को कुछ राइट से कुछ लेना देना है, तो उनको वोटिंग राइट देते हैं, वरना तो उनके पास वोटिंग राइट होता ही नहीं है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर कंपनी ने लगातार 2 साल डिविडेंड नहीं दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो फिर सारे रिजोल्यूशन पे प्रेफरेंस शेयर्स के पास वोटिंग राइट आ जाता है। आई होप आई हैव क्लियरली एक्सप्लेन दिस टू यू। आइए, ये मैंने आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए लिखे थे, इसको यहाँ से रफ कर दीजिए। आपने लिख लिए होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अच्छा, अभी मैंने आपको एक बात बोली कि व्हेन कंपनी, 2 मिनट, क्या मैंने आपको भी बताया कि जब कंपनी लगातार 2 साल तक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देती है, देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर शैल आल्सो गेट राइट टू वोट ऑन एनी रेजोल्यूशन प्लेस्ड बिफोर द कंपनी। लेकिन कब तक, लाइफ टाइम। अब इनके पास वोटिंग राइट लाइफ टाइम के लिए आएगा, नहीं। कब तक है, कब तक है, टिल कंपनी पेज दिस 2 years डिविडेंड। जब तक कंपनी ये 2 साल का डिविडेंड पे नहीं कर देती, तब तक। जिस दिन कंपनी ने ये 2 साल का डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे किया, उनके पास से राइट टू वोट वापिस से चला जाएगा। मतलब ये लाइफ टाइम राइट नहीं आता है, जब तक कि वो 2 साल का डिविडेंड पे नहीं होता तब तक है। जैसे ही पे करा, राइट गया। समझ में आया, समझ में आया क्या? तो ये सारी बातें थी प्रेफरेंस शेयर्स की। प्रेफरेंस शेयर्स मीन those shares which has preference over equity shares, preference regarding dividend and repayment of capital। समझ में आया है क्या? जल्दी बताइए। तो यहाँ पे मैंने बताया था, टू गिव प्रेफरेंस डिविडेंड टू दी प्रेफरेंस शेयर ऑन द प्रेफरेंस शेयर इज मैंडेटरी, बट टू गिव डिविडेंड ऑन द इक्विटी शेयर इज ऑप्शनल। क्या है ये? ऑप्शनल। मतलब कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, तो भी कंपनी चाहे तो डिविडेंड दे इक्विटी शेयर होल्डर्स को, चाहे तो ना दे। उनके पास डिविडेंड राइट है, लेकिन उनको डिविडेंड देना ये ऑप्शनल है, कंपनी की मर्जी है। समझ में आया क्या? तो अब बात करते हैं इक्विटी शेयर्स की। इक्विटी शेयर्स, अब इक्विटी शेयर्स कितने तरह के होते हैं? 2 तरह। इक्विटी शेयर्स, देयर आर डिफरेंट क्लास ऑफ इक्विटी शेयर्स। वर्डिंग देखिए, डिफरेंट क्लास ऑफ इक्विटी शेयर्स। काइंड ऑफ इक्विटी शेयर्स दो ही है, इक्विटी शेयर, काइंड ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स। और डिफरेंट क्लास ऑफ इक्विटी शेयर्स, एक क्लास क्या है, पहली क्लास, इसको कैसे लिखेंगे, इक्विटी शेयर्स
विथ इक्वल वोटिंग राइट, जिसको हम ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स भी बोलते हैं, इक्वल वोटिंग राइट। पहला इक्विटी शेयर्स दो तरह के, पहला कौन सा, इक्विटी शेयर्स विद इक्वल वोटिंग राइट, एंड दूसरा इक्विटी शेयर्स विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, इसको हम क्या बोलते हैं, डीवीआर इक्विटी शेयर्स, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स इक्विटी शेयर्स। और उसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स, मतलब इक्विटी शेयर्स विद इक्वल वोटिंग राइट्स एंड इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। इक्विटी शेयर्स विद इक्वल वोटिंग राइट का मतलब क्या है, मतलब वन शेयर इज इक्वल टू वन वोट। क्या है यहाँ का मतलब, वन शेयर इज इक्वल टू वन वोट, सिंपल मीनिंग है। इक्विटी शेयर्स विद इक्वल वोटिंग राइट मतलब जितने भी शेयर्स है हर शेयर्स पे एक वोट है, एक वन शेयर इज इक्वल टू वन वोट। लेकिन जो डीवीआर शेयर्स है इसकी भी हम बात करें तो दो तरह के होंगे। पहला क्या होगा, डिफरेंशियल वोटिंग राइट है, मतलब यहाँ पे एक शेयर पे एक वोट है, वहां पे एक शेयर पे एक वोट नहीं होगा। तो क्या हो सकता है, दो सिचुएशन हो सकती है, क्या होगा, या तो ये होगा कि वन शेयर इज इक्वल टू टू वोट, वन शेयर इज इक्वल टू वन वोट नहीं होगा, तो क्या हो सकता है, वन शेयर इज इक्वल टू टू वोट। और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि वन शेयर इज इक्वल टू, नहीं ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिखिए, क्या होगा, पहला तो क्या होगा कि वन शेयर इज इक्वल टू वन वोट होगा, नॉर्मल शेयर वन शेयर यानी वन वोट, ये तो चल ही जाए। अब डिफरेंशियल वोटिंग राइट है, यानी ये नहीं है कि वन शेयर इज इक्वल टू वन वोट, तो क्या होगा, तो या तो ये होगा कि वन शेयर इज इक्वल टू वन वोट, या तो क्या होगा टू वोट, या तो ये होगा टू शेयर इज इक्वल टू वन वोट, यही होगा। तीसरी तो कोई सिचुएशन हो नहीं सकती। नॉर्मल ऑर्डिनरी शेयर्स में क्या है, एक शेयर है, आप अगर एक शेयर होल्ड करते हो तो आपको एक वोट मिलेगा। लेकिन डिफरेंशियल वोटिंग राइट में क्या होगा, या तो ये होगा कि आप एक शेयर होल्ड कर रहे हो तो हम आपको दो वोट दे रहे हैं, या तीन वोट दे रहे हैं, या चार वोट दे रहे हैं, जैसा भी कंपनी ने डिसाइड करा है। या तो क्या होगा कि आप दो शेयर होल्ड कर रहे हो तो हम आपको एक वोट दे रहे हैं। डिफरेंशियल हो गया वोटिंग राइट, नॉर्मल नहीं है। दो तरीके से हो सकता है। तो जब ये है कि वन शेयर इज इक्वल टू टू वोट, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सुपीरियर डीवीआर शेयर, सुपीरियर डिफरेंशियल वोटिंग राइट। क्या बोलते हैं इसको, सुपीरियर डिफरेंशियल वोटिंग राइट। और जब ये है टू शेयर इज इक्वल टू वन वोट, यानी वोट कम है, इसको बोलते हैं इंफीरियर डीवीआर, इंफीरियर डिफरेंशियल वोटिंग राइट शेयर्स। आई होप आपको समझ में आ रहा है। दो तरीके से डिफरेंशियल वोटिंग राइट हो सकता है, या तो एक शेयर पे आप दो वोट दे दो, या तो दो शेयर लोगे तब एक वोट मिलेगा, मतलब एक शेयर पे आधा वोट, आधा आधा वोट जैसा तो कुछ होता ही नहीं है, तो दो शेयर पे एक वोट। तो अगर एक शेयर पे दो वोट है, यानी एक शेयर पे दो वोट है, या एक शेयर पे तीन वोट है, या एक शेयर पे चार वोट है, या एक शेयर पे पांच वोट है, उसका मतलब क्या हो गया, उसका मतलब हो गया सुपीरियर डीवीआर, मतलब सुपीरियर राइट है, एक शेयर होल्ड करा है और पांच वोटिंग राइट है, सुपीरियर डिफरेंशियल वोटिंग राइट है। और अगर दो या तीन या चार ऐसा यदि पांच शेयर होल्ड करेगा तो एक वोटिंग राइट मिलेंगे। ऑर्डिनरी क्या है, एक शेयर एक वोटिंग राइट। वन कंपनी ने क्या लिखा, डिफरेंशियल वोटिंग राइट है, पांच शेयर होल्ड करेगा तो एक वोटिंग राइट, मतलब क्या है, इंफीरियर डिफरेंशियल वोटिंग राइट शेयर है। ज्यादा शेयर होल्ड करेगा तो तब जाए कम कम वोटिंग राइट कुछ मिलेंगे। समझ में आया, इस तरीके से बात है। अब एक बहुत अहम मेरा सवाल है आपसे। आइए, सवाल है मेरा, अ, ये कंपनी है, आइए इसको इस तरीके से पूछता हूँ क्वेश्चन। ये कंपनी है, कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने इसके इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं, लेकिन कंपनी ने अपने प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं किए हैं। मेरा आपसे सवाल है, क्या ये अलाउड है, क्या इज इट अलाउड, क्या कंपनी ऐसा कर सकती है कि वो सिर्फ अपने इक्विटी शेयर ही इशू करे और वो अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इशू ना करे, क्या ये अलाउड है क्या, इसको सोचिए, इसका आंसर बाद में मैं देता हूँ। उसके साथ में मैं दूसरा सवाल पूछ लेता हूँ। दूसरा सवाल, ये कंपनी है एक्स लिमिटेड, और अब कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने इसके सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स को इशू किया है,
लेकिन कंपनी ने इसके इक्विटी शेयर्स को इशू नहीं किया है, क्या ये अलाउड है क्या? दोनों बताइए मुझे। क्या ऐसा अलाउड है कि कंपनी सिर्फ अपने इक्विटी शेयर इशू करे और प्रेफरेंस शेयर इशू ना करे? क्या ये अलाउड है क्या? यस, इट इज अलाउड। ऐसा हो सकता है कि कंपनी सिर्फ अपने इक्विटी शेयर्स को इशू करे और प्रेफरेंस शेयर्स को इशू ना करे। चलिए आइए, क्या ऐसा हो सकता है कंपनी सिर्फ अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करे और इक्विटी शेयर्स को इशू ना करे? इज इट अलाउड? तो इसका आंसर है नो, इज इट नॉट, इट इज नॉट अलाउड। व्हाई? क्यों? क्यों वहां पे अलाउ करा लॉ मेकर ने कि हाँ भाई सिर्फ इक्विटी शेयर इशू करा है, प्रेफरेंस नहीं करा, कोई वांधा नहीं, चलो अलाउड है। लेकिन सिर्फ प्रेफरेंस शेयर इशू करा और इक्विटी शेयर नहीं करा तो नहीं अलाउड। क्यों? क्यों सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स अलाउड नहीं है? मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट में कंपनी के सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स ही इशूड है, इक्विटी शेयर इशू ही नहीं किया है, ये अलाउड नहीं है। क्यों? आइए वापिस डेफिनेशन पढ़िए। डेफिनेशन जल्दी से, क्या है डेफिनेशन? डेफिनेशन है प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स विच हैज प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर्स। किस पे प्रेफरेंस है? इक्विटी शेयर। तो अगर आप इक्विटी शेयर इशू ही नहीं करेंगे तो ये पता ही कैसे चलेगा कि आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस दिया है? मतलब अगर ऑफिस में सिर्फ गीता है, सीता है ही नहीं, तो अगर सिर्फ गीता है तो फिर सर तो गीता को ही बाहर भेजेंगे, सर गीता को क्लाइंट से मिलाने लेके जाएंगे। लेकिन यहाँ दोनों थे, सीता और गीता, और सर सिर्फ गीता को ले जा रहे थे, इसलिए मालूम चला कि सर गीता को सीता पे प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो जब इक्विटी शेयर होंगे तभी तो पता चलेगा कि प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंस दिया गया है इक्विटी शेयर पे। जब इक्विटी शेयर्स होंगे ही नहीं तो कैसे पता चलेगा प्रेफरेंस दिया है कि नहीं दिया है? तो फिर डेफिनेशन किस काम की रह जाएगी? इसलिए लॉ मेकर ने बोला भाई ये वाली सिचुएशंस को हम अलाउड नहीं करेंगे कि आपने सिर्फ प्रेफरेंस शेयर इशू किया है और इक्विटी शेयर इशू नहीं किया है। क्यों? क्योंकि जब आप इक्विटी शेयर इशू करेंगे तभी तो जब आप तभी तो हमको पता चलेगा कि आपने ये जो प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं, इस पे आपने डिविडेंड पे इनको प्रेफरेंस दिया है इक्विटी शेयर के ऊपर। इस पे आपने डिविडेंड इनको रीपेमेंट ऑफ कैपिटल पे प्रेफरेंस दिया है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। अगर इक्विटी शेयर है ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा प्रेफरेंस दिया है कि नहीं दिया है? इसलिए सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स अलाउड नहीं है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस दोनों आपको इशू करना पड़ेगा। मतलब आपके इक्विटी शेयर इशू है तो ही आप प्रेफरेंस शेयर इशू कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। आया समझ में? आया समझ में? इस तरीके का एनालिसिस होता है। ये आपको कहीं और मालूम नहीं चलेगा कि प्रेफ़रेंस शेयर सिर्फ इश्यू क्यों नहीं कर सकते। बिकॉज़ डेफिनिशन में दिया है कि प्रेफ़रेंस देना है इक्विटी शेयर पे। जिस पे प्रेफ़रेंस देना है उसका होना तो ज़रूरी है ना। बताया मैंने, सीता नहीं है, तो फिर गीता को ले जाना पड़ेगा, प्रेफ़रेंस थोड़ी है वो तो। सिर्फ गीता ही है तो गीता को ही ले जाएगा। सीता और गीता दोनों हैं ऑफ़िस में और फिर गीता को ही ले जाया जा रहा है। इसलिए पता चल रहा है कि जो बॉस है, वो गीता को प्रेफ़रेंस दे रहा है सीता के ऊपर। इसलिए इक्विटी शेयर्स का इश्यू करना साथ में ज़रूरी है। समझ में आ रहा है क्या? जल्दी बताइए। समझ में आ रहा है क्या? आइए और आइए। अब आपको काफ़ी चीज़ें एक ही चीज़ में मालूम पड़ जाएगी। समझ लीजिए ये है इक्विटी शेयर्स, ये है प्रेफ़रेंस शेयर्स। ये लिख लेना, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी एक ही बार में। अब आप मेरे को बताइए कि यासीन जो है, अपना आपका जो भाई है यासीन, यासीन होल्ड करता है, क्या होल्ड करता है? यासीन होल्ड कर रहा है इक्विटी शेयर्स। अच्छा, यहाँ पे यासीन क्या होल्ड कर रहा है? यासीन होल्ड कर रहा है प्रेफरेंस शेयर्स। बराबर? बराबर है? चलिए, अब आप मेरे को बताइए, यासीन होल्ड कर रहा है इक्विटी शेयर्स, तो क्या उसको शेयर सर्टिफिकेट कंपनी इशू करेगी? बिल्कुल करेगी। लेकिन क्या यासीन प्रेफरेंस शेयर्स होल्ड कर रहा है, तो क्या उसको शेयर सर्टिफिकेट कंपनी इशू करेगी? करेगी। मतलब आप कोई भी शेयर इश्यू करो, होल्ड करो, शेयर सर्टिफिकेट कंपनी आपको देगी, बिकॉज़ प्रेफरेंस शेयर्स आर आल्सो शेयर्स। तो जब भी आप शेयर्स परचेज़ करोगे तो आपको शेयर सर्टिफिकेट दिया जाएगा, अगर इन द फॉर्म ऑफ शेयर कंपनी रिप्रेजेंट कर रही है कैपिटल को, और इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक करेगी तो स्टॉक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। चलिए, पहला हो गया। दूसरा,
यासीन शेयर्स इशू कर रहा है, कौन से इक्विटी शेयर होल्ड कर रहा है, तो क्या यासीन का नाम रजिस्टर्ड मेंबर में होगा? बिल्कुल होगा। लेकिन यासीन क्या होल्ड कर रहा है? प्रेफरेंस शेयर्स। तो क्या यासीन का नाम रजिस्टर्ड मेंबर में होगा? बिल्कुल होगा। मतलब प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स का भी नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में होता है। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नाम होता है, तो क्या यासीन मेंबर है? बिल्कुल है। तो क्या प्रेफरेंस शेयर होल्ड करने पे भी यासीन मेंबर है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स होल्ड करने पे भी यासीन का नाम कहाँ पर है? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में है। अच्छा, वोटिंग राइट बताइए। वोटिंग राइट है यासीन के पास? यासीन ने अगर इक्विटी शेयर होल्ड किया है तो वोटिंग राइट है? है। लेकिन यासीन ने अगर प्रेफरेंस शेयर होल्ड किया है तो क्या यासीन के पास वोटिंग राइट है? नहीं है। पांचवा, डिविडेंड राइट। क्या यासीन के पास डिविडेंड राइट है? है। क्या यासीन के पास डिविडेंड राइट है? यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर किया है। यहाँ पे ऑप्शनल है, कंपनी चाहेगी तो इसको देगी, चाहेगी तो नहीं देगी। यहाँ पे मैंडेटरी है, कंपनी को यासीन को डिविडेंड देना ही पड़ेगा। बराबर है? बराबर है। आइए 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 फटाफट और। कंपनी क्या करेगी? जनरल मीटिंग करती है हर साल, करेगी। अब यासीन क्या है? इक्विटी शेयर होल्डर है। यासीन ने क्या लिया है? कंपनी का इक्विटी शेयर। तो जब कंपनी जनरल मीटिंग करती है, उसका नोटिस भेजती है उसके मेंबर्स को। क्या यासीन को मेंबर भेजेगी? बिल्कुल भेजेगी। नोटिस भेजेगी? बिल्कुल। अच्छा, यासीन क्या है? यासीन ने कंपनी के प्रेफरेंस शेयर लिया है, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर है। तो जब जनरल मीटिंग कंपनी करेगी, तो क्या यासीन को नोटिस भेजेगी? बिल्कुल भेजेगी। नोटिस तो कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर को भी भेजना पड़ेगा, नोटिस कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी भेजेगी, बिकॉज बोथ आर मेंबर्स। अच्छा ठीक है, चलो आइए। नोटिस की बात तो हो गई। जनरल मीटिंग, क्या यासीन जनरल मीटिंग अटेंड कर सकता है क्या, बीइंग एन इक्विटी शेयर होल्डर? बिल्कुल। लेकिन बीइंग एन ओनली प्रेफरेंस शेयर होल्डर, यासीन ने सिर्फ प्रेफरेंस शेयर ही होल्ड किए हैं, क्या वो जनरल मीटिंग अटेंड कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अच्छा, आठवां, जब वो जनरल मीटिंग अटेंड करेगा तो क्या यासीन वोट करेगा क्या? क्या यासीन के पास वोटिंग राइट है? अगर उसने सिर्फ इक्विटी शेयर होल्ड किया है तो इक्विटी शेयर होल्डर है, उसके पास वोटिंग राइट है। लेकिन जनरल मीटिंग, वोटिंग राइट। यासीन ने पास सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स है, क्या उसके पास वोटिंग राइट है? नहीं। तो सर फिर जब वोटिंग राइट नहीं है तो क्यों जा रहा है वो? अरे उसकी मर्जी, उसको अटेंड करना है, जनरल मीटिंग करेगा, क्या करेगा? जाके बैठा रहेगा, जब नाश्ते का टाइम आएगा नाश्ता करेगा। सुनेगा तो सही, वो वोटिंग नहीं कर सकता, लेकिन सुनेगा तो सही कंपनी में क्या चर्चा हो रही है, कंपनी की क्या सोच है, कंपनी को आगे। और अब इसके बाद वापस से जब भी हमारा टेन्योर पूरा होगा प्रेफरेंस शेयर का, जब रिडीम करने की बात आएगी, उसके बाद और प्रेफरेंस शेयर में परचेज करना है कि नहीं, क्या कंपनी के इक्विटी शेयर में परचेज करना है कि नहीं, बातों से मालूम चलने लगेगा कि कंपनी के क्या ऑब्जेक्ट है, कंपनी के क्या विचार है। जाके बैठेगा, सुनेगा, वोट कर पाएगा नहीं। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ। समझ में आ रहा है क्या? आइए एक और, एक सवाल मेरा आपसे, लास्ट सवाल, फिर हम इस क्लास को खत्म करेंगे। मेरा आपसे सवाल है, वेदर शेयर इज अ प्रॉपर्टी। क्या शेयर प्रॉपर्टी है क्या? जल्दी बताइए। क्या शेयर प्रॉपर्टी है क्या? तो इसका आंसर है यस। शेयर इज अ प्रॉपर्टी। क्या है? शेयर क्या है? प्रॉपर्टी है। क्या है? शेयर क्या है? प्रॉपर्टी है। अच्छा, अब प्रॉपर्टी की बात आई, तो प्रॉपर्टी कितनी तरह की होती है? प्रॉपर्टी होती है दो तरह की। पहली होती है मूवेबल प्रॉपर्टी, पढ़ा होगा आपने ये। दूसरी होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी। बराबर, दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, पहली मूवेबल, दूसरी इमूवेबल। अब मेरा फिर से सवाल, आपने तो कह दिया कि शेयर प्रॉपर्टी है, तो शेयर कौन सी प्रॉपर्टी है? क्या वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है या वो मूवेबल प्रॉपर्टी है? तो शेयर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी। शेयर क्या है? शेयर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी। सर आप बोल रहे हो तो क्या मान ले? मेरे बोलने का कुछ मानने का नहीं। कहाँ लिखा है ये दैट शेयर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी? तो ये लिखा है पहले तो सेक्शन 44 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013।
सेक्शन 44 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है दैट शेयर्स इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। और दूसरा दूसरा सिर्फ सेक्शन 44 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ही नहीं बोल रहा, दूसरा बोल रहा है, एंड कौन बोल रहा है, बोल रहा है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ये भी आपका एक लॉ है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, वो भी बोलता है दैट शेयर्स इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। समझ में आया? समझ में आएगा? शेयर्स क्या है? प्रॉपर्टी है। कौन सी है? मूवेबल। कहाँ लिखा है? सेक्शन 44 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। समझ में आया? अब खाली ऐसे ही, जब जब आप, ये आप है बराबर, आपके पास क्या है? कंपनी के शेयर्स है। क्या है? कंपनी के शेयर्स है। आप बैंक के पास गए, क्या? लोन लेने। तो बैंक ने आपको क्या बोला? ठीक है, हम आपको लोन देंगे, लेकिन आपको कुछ सिक्योरिटी देना पड़ेगा, मतलब गिरवी रखना पड़ेगा, कुछ सिक्योरिटी इंटरेस्ट हमारे को आपको देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जब आप घर लेने, आप लोन लेने जाते हैं, किस पे? मॉर्गेज लोन। तो क्या लेते हैं आप? अपने घर को गिरवी रख देते हैं बैंक के पास, यानी घर को मॉर्गेज करा देते हैं। तो जब जब आप बैंक के पास लोन लेने जाते हैं, तो क्या आप शेयर्स को बैंक के पास एज अ सिक्योरिटी इंटरेस्ट रखवा सकते हैं? बिल्कुल रखवा सकते हैं। क्यों? बिकॉज़ शेयर्स आर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी है, तो आप प्रॉपर्टी को बैंक के पास एज़ अ सिक्योरिटी इंटरेस्ट फॉर अ लोन रखवा सकते हैं। तो जब आप शेयर्स को बैंक के पास अगेंस्ट द लोन एज़ अ सिक्योरिटी रखवाएँगे, उसको क्या बोलेंगे? प्लेज। क्या बोलेंगे? प्लेज ऑफ सिक्योरिटीज़ या शेयर्स। क्या बोलेंगे? प्लेज बोलेंगे, उसको मॉर्गेज नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? प्लेज। जब आप क्यों? क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी को जब भी आप एज़ अ सिक्योरिटी बैंक के पास रखवाते हैं, उसको क्या बोला जाता है? प्लेज। और जब आप इमूवेबल से प्रॉपर्टीज़ को बैंक के पास एज़ सिक्योरिटी रखवाते हैं अगेंस्ट द लोन, उसको क्या बोला जाता है? मॉर्गेज। क्या बोला जाता है? मॉर्गेज। मूवेबल को क्या बोला जाता है? प्लेज। तो जब आप शेयर्स को रखेंगे, तो क्या बोलेंगे? प्लेज ऑफ शेयर्स या प्लेज ऑफ सिक्योरिटीज। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? तो इस क्लास, जिसको हम बोलेंगे बेसिक ऑफ शेयर्स एंड शेयर कैपिटल, अभी अभी हमने चैप्टर तो स्टार्ट किया ही नहीं है, समझ लीजिए। ये मैंने थोड़ा सा आपको माहौल बना के दिया। बेशक चैप्टर का हमने पढ़ा है, इसमें सेक्शन 2 क्लोज 84, सेक्शन 43 जो मैंने आपको बताया, लेकिन ये बिल्कुल पूरा बेसिक था जो आपको बताना जरूरी था, तब जाके आपको आगे की सारी क्लास जबरदस्त तरीके से समझ में आएगी। और मुझे यकीन है कि बहुत बेहतर तरीके से मैंने आपको समझाया है, और बहुत बेहतर तरीके से नोट्स बनवा के दिए, और बहुत बेहतर तरीके से आपने ये नोट्स को बनाया है। इसी तरह अगर आप पढ़ेंगे, तो गारंटी है कि जो दिसंबर अटेम्प्ट है, इसमें आपको 80 प्लस मार्क्स लाने से कोई रोक पाएगा नहीं। अब इस लेक्चर को हम यहाँ आज यहीं ख़त्म करेंगे, और कल लेंगे इसकी दूसरी क्लास। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।